हेलो स्टूडेंट्स, आगे हम लोग देखेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ने के बाद उसी में जो क्रिस्टल फील्ड विपाटन देख रहे थे या फिर उसी को बोलता है कक्षक विपाटन भी बोला जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है डी कक्षक विपाटित होकर के दो ऊर्जा स्तरों का निर्माण करता है, एक बेरी ऊर्जा स्तर से ऊपर और एक बेरी ऊर्जा स्तर से नीचे। तो उसी में जो हम लोग डेल देखे थे उसका वो क्या है, कक्षक विपाटन का जो ऊर्जा है उसके परिमाण या मात्रा को प्रदर्शित करता है। तो जो कक्षक विपाटन की ऊर्जा है डेल, इसको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में आगे देखेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला है मुख्य क्वांटम संख्या का मान इसको प्रभावित करता है। तो जो क्वांटम संख्या पढ़े हैं उसमें n मुख्य क्वांटम संख्या रहता है, स्मॉल n। तो इसका मान जितना ज़्यादा होता है उतना ही जितना ज़्यादा रहेगा डेल का मान, मुख्य क्वांटम संख्या का मान जितना ज़्यादा होगा डेल का मान, माने कि डेल का मतलब क्या है, T2g और Eg दोनों में ऊर्जा का अंतर, T2g कक्षक और Eg कक्षक दोनों के बीच जो ऊर्जा का अंतर होता है उसी को डेल बोला जाता है। इस प्रकार से डेल, तो इसमें जो है जितना ज़्यादा मुख्य क्वांटम संख्या का मान रहेगा उतना ही ज़्यादा डेल का मान इसमें पाया जाता है। उदाहरण के लिए 3D ऑर्बिटल, 3D में मुख्य क्वांटम संख्या 3 होगा और 4D कक्षक देखेंगे तो मुख्य क्वांटम संख्या का मान 4 होगा, 4D है। तो वहाँ पे देखते हैं तो जो डेल का मान है 4D के लिए 50% अधिक पाया जाता है, किसकी तुलना में, 3D की तुलना में। तो पहला कारक क्या हुआ, मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरा देखते हैं धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या। तो जो कोई भी धातु है, कौन सा धातु, केंद्रीय धातु, केंद्रीय धातु के ऑक्सीकरण संख्या पे उसका मान निर्भर होता है, किसका मान, डेल का मान। इस वाले डेल का मान अभी जो निर्भर होता है मान बोलूंगी वो किसका रहेगा, इसी डेल का मान, क्योंकि इसी की निर्भरता को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या जितनी ज्यादा होगी उसमें क्या होगा, लिगेंड को उतना ही अधिक ध्रुवित कर पाएगा। जितनी ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या होगी केंद्रीय धातु की उतना ही ज्यादा वह लिगेंड को क्या करेगा, दो ध्रुवों में बांटने की शक्ति रखेगा। तो उसके लिए जो है डेल का मान उतना ही ज्यादा पाया जाएगा। तीसरा देखते हैं लिगेंड की प्रकृति। तो जो लिगेंड है उसकी प्रकृति में क्या आएगा, प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड। कहाँ से देखे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। यह है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस सीरीज में जो प्रबल लिगेंड था और दुर्बल लिगेंड, उसके आधार पे इसमें डेल का मान निर्भर करेगा। लिगेंडों में क्या किया गया है, उसको बढ़ते हुए डेल के मान के आधार पे जमाया गया है। तो प्रबल लिगेंड के लिए यहाँ पे डेल का मान देखे थे ना, डेल के मान के उसमें डेल 0 देखे थे, आता है डेल के लिए। अभी केवल डेल पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ेंगे, डेल। तो जो डेल का मान है इधर बढ़ते जा रहा है और इधर कम होते जाता है इस क्रम में। तो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है उनके लिए डेल का मान ज्यादा होगा और जो दुर्बल लिगेंड है या वीक लिगेंड है उनके लिए डेल का मान कम होगा। तो यह हो गया। चौथा देखते हैं धातु आयन की प्रकृति। कोई भी धातु का आयन उसकी प्रकृति पे क्या करेगा, डेल का मान निर्भर करेगा। तो जो समन्वय मंडल, याद आया समन्वय मंडल, बड़ा वाला ब्रैकेट, जो समन्वय मंडल है किसी समूह के लिए डेल का मान अलग अलग हो सकता है। माने कि एक समन्वय मंडल में किसी भी समूह के लिए डेल का मान क्या हो सकता है, भिन्न भिन्न हो सकता है। माने कि जो 4D है उसके लिए डेल का मान क्या होगा, 3D से ज़्यादा पाया जाएगा और 5D के लिए डेल का मान 4D से भी ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो आवर्त सारणी में एक आवर्त में जिसमें 3D में इलेक्ट्रॉन भराता है उसके नीचे आवर्त में 4D में इलेक्ट्रॉन भराता है और उसका जो नीचे आवर्त है उसमें 5D में इलेक्ट्रॉन भराता है। तो 5D के लिए क्या होगा, बड़ा होगा डेल का मान, और 4D के लिए 3D से बड़ा होगा
और 3D का मान सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा धातु कहाँ पे जुड़ा हुआ है। जैसे 3D वाले में क्या आता है, क्रोमियम धातु आता है, और जो उसके नीचे है क्या आता है, मॉलिब्डेनम। तो क्रोमियम के लिए डेल का मान क्या हो जाएगा, कम होगा, क्योंकि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन 3D में भरा रहा है और जो MO है उसका इलेक्ट्रॉन 4D में भराएगा। तो 3D वाले का कम होगा क्रोमियम के लिए डेल का मान, और MO के लिए डेल का मान ज्यादा होगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे कोबाल्ट और RH, जो कोबाल्ट है इसके लिए भी 3D में रहता है इलेक्ट्रॉन, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट का, और जो RH है इसके लिए 4D में रहता है। तो जो कोबाल्ट के लिए इलेक्ट्रॉन 3D में जाएगा और जो RH है उसके लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 4D में। तो जो RH है उसका इलेक्ट्रॉन 4D में भरा रहा है, तो उसके लिए डेल का मान ज्यादा होगा और कोबाल्ट के लिए कम होगा। तो इस प्रकार से जो केंद्रीय धातु है उसकी प्रकृति भी निर्भर करती है कि कौन से D कक्षक में उसका इलेक्ट्रॉन भरा रहा है। अब यह हो गया कंप्लीट। इसमें देखते हैं अगला कि जो संक्रमण धातु का संकुल बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है, उसमें रंग क्यों पाया जाता है। तो कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, जो संक्रमण धातु का संकुल है उसमें कलर शो होता है, कई प्रकार के कलर देखने को मिलते हैं। तो जो कलर है वो क्यों पाया जाता है उसको यहाँ पे बताया गया है। तो जैसे कि हम लोग कोबाल्ट का H2O के साथ अगर संकुल देखेंगे, बुक में आप लोग को मिल जाएगा H2O के साथ, तो यहाँ पे नारंगी कलर को अवशोषित करता है और नीला कलर को उत्सर्जित कर देता है। तो उसमें जो है क्या होगा, जिस कलर को उत्सर्जित करेगा उसी कलर का वह दिखाई देता है। अब जो कोबाल्ट अगर अमोनिया के साथ यौगिक बनाता है तो नीले कलर को अवशोषित करता है और पीला नारंगी कलर को उत्सर्जित कर देता है। इसी प्रकार से जब कोबाल्ट साइनाइड के साथ यौगिक बनाता है तो बैंगनी कलर को अवशोषित करता है और हल्का पीला कलर को उत्सर्जित कर देता है। तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि जो भी उपसंयोजी यौगिक हैं वो क्या करेंगे, कलर शो करते हैं, माने कि रंगीन होंगे। रंगीन इसलिए होते हैं क्योंकि किसी कलर को अवशोषित करते हैं, अवशोषित करने के बाद कुछ कलर को उत्सर्जित करेंगे, तो जिस कलर को उत्सर्जित करेंगे उसी रंग के वह दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत, तो क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के आधार पे देखेंगे कि कलर शो क्यों होता है। तो यहाँ पे यह निष्कर्ष निकाला गया है कि जो संकुलों का रंग है, किसी भी कॉम्प्लेक्स का जो कलर है वह D कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उस इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के कारण उत्पन्न होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का संक्रमण है कहाँ से कहाँ होगा, देखो D कक्षक 2 ऊर्जा स्तर में बढ़ रहा था। इस प्रकार से ऊपर एक था किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए जब देखे थे तो Eg कक्षक था, और टेट्राहेड्रल के लिए देखे थे तो Eg कक्षक नीचे था। तो ऊपर क्या था, ऑक्टाहेड्रल में Eg कक्षक और नीचे था T2G कक्षक। तो जब इसमें कक्षक पाया जाएगा नीचे वाले लेवल में, तो इसको जब ऊर्जा देंगे तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के कहाँ चला जाएगा, ऊपर वाले कक्षक में। तो D कक्षक के T2G से D कक्षक के Eg में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, संक्रमण हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, डी संक्रमण। डी संक्रमण का मतलब क्या है, देखो डी संक्रमण जब बोला जाता है तो D कक्षक से ही इलेक्ट्रॉन जाएगा और कहाँ जाएगा, D कक्षक में ही जाएगा। जब D कक्षक का इलेक्ट्रॉन D कक्षक में ही जाता है तो उसको डी संक्रमण बोला जाता है। तो इस संक्रमण के कारण क्या होता है, उसमें कलर शो होगा। तो जो डी संक्रमण होगा ये D कक्षक के ही 2 भागों में बटा हुआ है, उसी के अंदर होगा, तो इसको क्या संक्रमण बोलेंगे,
संक्रमण भी बोला जाता है, क्योंकि डी कक्षक के अंदर ही हो रहा है। अगर एस कक्षक का डी कक्षक में जाता तो उसको क्या बोलते हैं? एस डी संक्रमण। अगर एस कक्षक का पी कक्षक में जाता तो क्या बोलते हैं? एस पी संक्रमण। लेकिन यहाँ पे केवल डी का डी में जा रहा है तो उसको बोलेंगे डी डी संक्रमण। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रॉन का कलर है डी डी ट्रांजिशन के कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण, उत्सर्जन के कारण वहाँ पे कलर शो होता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन रहेगा किसी में, किसी भी यौगिक में, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? D1 होगा। अब देखते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके अकॉर्डिंग? CFT या क्रिस्टल फील्ड क्षेत्र के अनुसार। तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल के लिए देख रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल के लिए तो यहाँ पर D1 है, माने एक इलेक्ट्रॉन है, तो किसमें भराएगा? T2G में एक इलेक्ट्रॉन भराएगा। यह T2G और यह EG। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके अनुसार क्या हो जाएगा? T2G 1 और EG का 0, क्योंकि EG में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब क्या होता है? कुछ देर बाद इसमें अवशोषित प्रकाश के संपर्क में उस यौगिक को लाएंगे तो प्रकाश को क्या करेगा? अवशोषित करेगा। तो इसको प्रकाश की तरंगदैर्ध्य को जब अवशोषित करता है तो h न्यू से दर्शाएंगे। उसको अवशोषित करेगा प्रकाश को, तो क्या हो जाता है? यह इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के कहाँ चला जाएगा? अब ये बेरी सेंटर था, बेरी सेंटर के नीचे था ये, तो बेरी सेंटर के ऊपर वाले कक्षक में चला जाएगा। यहाँ से ऐसे उत्सर्जित होकर इसमें चला जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खाली हो जाएगा और जो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इसमें। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो क्या होगा? T2G, माने कि इस T2G में 0 इलेक्ट्रॉन बचेगा और जो ये EG है इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? संक्रमण हुआ डी कक्षक से डी कक्षक में, इसलिए क्या कहलाएगा? डी डी संक्रमण। तो इसी के कारण इसमें क्या होगा? कलर शो होता है या कलर प्रदर्शित करते हैं। और ये क्या कहलाएगा? प्रारंभिक अवस्था या आद्य अवस्था, क्योंकि शुरू का अवस्था है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होगा तो ये क्या कहलाएगा? उत्तेजित अवस्था, क्योंकि निम्न ऊर्जा स्तर से उत्तेजित होकर के इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया। तो ये हो गया उत्तेजित ऊर्जा अवस्था। तो इसी प्रकार से किसी भी यौगिक में इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के कारण ही वहाँ पे रंग दिखाई देता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे संकुलों का चुंबकीय गुण। तो ये संक्रमण कब हो सकता है? जब उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, या फिर युग्मित इलेक्ट्रॉन भी रहता है फिर भी उसमें संक्रमण हो सकता है। अब आगे देखना है कि किसी भी जो संकुल रहेगा उसमें चुंबकीय गुण या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे कई प्रकार के संकुल जो हैं अनुचुंबकीय होते हैं, कुछ प्रतिचुंबकीय भी रहते हैं, और कई प्रकार के जो यौगिक हैं उनमें चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 रहता है प्रतिचुंबकीय के लिए, और अनुचुंबकीय के लिए चुंबकीय आघूर्ण का कुछ न कुछ मान उसमें पाया जाएगा। तो यहाँ पे संकुल यौगिकों का यौगिक या फिर साल्ट उसमें अनुचुंबकीय होते हैं या प्रतिचुंबकीय। तो उसमें जो है अनुचुंबकीय गुण को दर्शाने के लिए किस आधार पे? परिमाण या क्वांटिटी के आधार पे या परिमाण के आधार पर दर्शाने के लिए चुंबकीय आघूर्ण के लिए एक समीकरण दिया गया, जिसको क्या कहा जाता है? म्यू बराबर E/4πmc। यह समीकरण दिया गया चुंबकीय आघूर्ण के लिए। यहाँ पे जो म्यू दिख रहा है यह है चुंबकीय आघूर्ण। किसी भी यौगिक का या साल्ट का चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से दर्शाएंगे। उसमें यह जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, किसी भी यौगिक में अभी देखे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है उसको स्मॉल ई से, यहाँ पे जो H है प्लांक स्थिरांक को दर्शाता है, M इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को दर्शाएगा, यहाँ का जो C है
प्रकाश के संपर्क में वह यौगिक आएगा तभी उसमें क्या होगा, गति करेगा, वह इलेक्ट्रॉन संक्रमण होगा। तो उस प्रकाश का वेग को c से दर्शाते हैं और यहाँ पे 4 पाई एक स्थिरांक के रूप में लिया गया। ठीक है, अब इन सब का अगर मान हम लोग क्या करेंगे, इसमें रखेंगे तो यहाँ पे जो म्यू का मान है, इस म्यू का मान किसमें आ जाएगा, अर्ग प्रति गास में आता है। 9.274 इंटू 10 to the power 274 इंटू 10 to the power -21 अर्ग प्रति गास, अर्ग प्रति गास। जो गास प्रमेय पढ़ते हैं ना फिजिक्स में, वहीं से ये गास लिया गया है। तो इन सब का मान किसके बराबर होता है, एक बोर मैग्नेटॉन के बराबर होता है। तो ये सब कितना हो जाएगा, इंटू करेंगे तो 1 बोर मैग्नेटॉन के बराबर होगा। तो इसको 1 BM से भी प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पे जो चुंबकीय आघूर्ण है वह अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे निर्भर करता है। किसी भी यौगिक में जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा तभी वह अनुचुंबकीय होगा, ये हम लोग जान रहे हैं। तो जब म्यू बराबर क्या होता है, n+2 रूट और bm, ये हो गया bm। यह चुंबकीय आघूर्ण को निकालने का सूत्र है, म्यू = n+2 अंडर रूट इसके bm। तो n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और जो बोर मैग्नेटॉन है इस समीकरण से निकला हुआ बोर मैग्नेटॉन चुंबकीय आघूर्ण की इकाई है। तो यहाँ पे n का मान 1, 2, 3 रहेगा। उस आधार पे चुंबकीय आघूर्ण का क्या मान होगा, इसको पहले देख चुके थे हम लोग। 1 रहता है तो 1.73 आता है, 2 रहेगा तो 2.83 आता है, 3 रहता है तो 3.87। माने जितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना मूल संख्या आता है, उसके बाद दशमलव लगा करके इधर कुछ भी संख्या डाल सकते हैं। जैसे कि n बराबर 1 है तो म्यू का मान क्या हो जाएगा, 1.73। तो 1 है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो यहाँ भी 1 पक्का रहेगा, इधर का थोड़ा हेरफेर हो सकता है, याद नहीं आएगा। जैसे n बराबर 2 है तो म्यू का मान 2 पॉइंट में आएगा, 2 तो रहना ही है क्योंकि n बराबर 2 है। इसके बाद वाला अगर 8.3 ही नहीं याद आ रहा है तो यहाँ पे 8.2, 8.1 भी लिख सकते हो। इस प्रकार से चुंबकीय आघूर्ण का मान निकाला जाता है। उसके बाद अगला दिया हुआ है क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत की सीमाएं। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब इसकी सीमा दी गई है। तो इसका जो पहला सिद्धांत है उसमें पहला जो सीमा है सिद्धांत का, उसमें आता है कि लिगेंड को क्या रूप में माना गया था, एक बिंदु रूपी कण के रूप में माना गया था। लिगेंड को हमेशा ऋण आवेश से दर्शाया गया, तो क्या माना गया, उसको एक बिंदु आवेश माना गया था, लेकिन माने कि उसको ऋण आवेशित माना गया था या एन आयन के रूप में माना गया था, और प्रबल क्षेत्र लिगेंड होना चाहिए। किंतु जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऋण आवेशित लिगेंड दुर्बल क्षेत्र में आते हैं। तो इसमें प्रबल क्षेत्र दुर्बल क्षेत्र बताया गया, उसमें जो भी ऋण आवेशित वाले कण है उनको हमेशा क्या आना चाहिए, प्रबल क्षेत्र में आना चाहिए था बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में है सभी ऋणात्मक वाले जो लिगेंड है वो किस में आ गए थे, दुर्बल क्षेत्र में। क्योंकि देखो ये प्रबल क्षेत्र में ये उदासीन है, ये भी उदासीन है, और कार्बोनिल भी उदासीन है। तो प्रबल क्षेत्र में ऋण आयन वाले को आना चाहिए था, लेकिन जब सीरीज बनाया गया, श्रेणी बनाया गया, तो जितने भी ऋण आयन वाले थे दुर्बल क्षेत्र में आ गए। इसको इसकी पहली कमी बताई गई है। दूसरा आता है कि जो धातु परमाणु है या केंद्रीय धातु है उसमें लिगेंड और बंध की प्रकृति को सहसंयोजी प्रकृति को किसके आधार पे, यहाँ पे आणिक प्रकृति बताया गया है। किसके बीच बंध को, मेटल और लिगेंड के बीच जो बंध था उसको आणिक रूप से माना गया है, जिसके कारण इसमें
सहसंयोजी प्रकृति के बारे में कुछ भी वर्णन नहीं मिलता है। तीसरा आता है कि जो आयन और लिगेंड के मध्य बहुबंधन की व्याख्या नहीं की जा सकी, माने कि एक केंद्रीय धातु और एक लिगेंड है, दोनों के बीच मल्टीपल बंध या बहुबंध, एक से अधिक जो बंध बनता है उसके बारे में यहाँ पे नहीं बताया गया। तो ये सब की ये क्या है, CFT की सीमाएं हैं। उसके बाद देखते हैं समन्वय यौगिकों का विलयन स्थायित्व स्थिरांक में स्थायित्व, माने कोई भी जो यौगिक है संकुल, उसका स्थायित्व के बारे में एक पॉइंट देखना है, फिर ये चैप्टर कंप्लीट। तो पहले देखते हैं कि जो संकुल का स्थायित्व है दो प्रकार का होता है। पहला आता है ऊष्मागतिक संकुल और दूसरा आएगा गतिक। ऊष्मागतिक स्थायित्व के आधार पे संकुल और दूसरा आएगा गतिक स्थायित्व के आधार पे संकुल। तो जो ऊष्मागतिक स्थायित्व है उसमें क्या होगा, धातु और जो लिगेंड रहता है उनके बीच स्थायित्व को ऊष्मा के आधार पे, उनके बंधन ऊर्जा के आधार पे देखा जाता है। तो यह जो स्थायित्व है वो कहलाएगा ऊष्मागतिकी स्थायित्व। दूसरा देखते हैं गतिक स्थायित्व। तो जो गतिक स्थायित्व है उसमें संकुल का जब निर्माण होता है, माने कि मेटल अलग है और लिगेंड अलग है, तो मेटल से आकर के जब लिगेंड जुड़ता है उनका निर्माण होता है, उस अवस्था में संकुल का जो निर्माण की अवस्था में साम्य अवस्था को देखा जाता है। और साम्य अवस्था कितनी जल्दी या कितनी देरी से स्थापित होगी, इस आधार पे वहाँ पे स्थायित्व का निर्धारण किया जाता है। तो संकुलों को इस दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। पहला संकुल आता है अक्रिय संकुल, जिसको इनर्ट संकुल कहा जाता है, और दूसरा आता है सक्रिय संकुल, जिसको लेबाइल संकुल कहा जाता है। तो इन दोनों संकुलों में एक लिगेंड को दूसरे लिगेंड से विस्थापित करना रहेगा, तब वहां पे देखो एक अक्रिय संकुल है जो क्रिया नहीं करेगा और दूसरा है सक्रिय संकुल। तो जो एक अक्रिय संकुल है उसकी जगह में कोई सक्रिय संकुल आएगा तो इसको हटा करके उसका जगह स्वयं ले लेगा। तो इस प्रकार से जो संकुलों में एक लिगेंड रहता है अक्रिय प्रकार का और एक लिगेंड रहेगा सक्रिय प्रकार का, तो जो अक्रिय है उसको हटा करके उसका स्थान खुद लेने की कोशिश सक्रिय लिगेंड करेगा। तो इस आधार पे दो प्रकार के संकुल बनेंगे। पहला जो है क्या होगा, सक्रिय संकुल बनेगा और दूसरा बनेगा अक्रिय प्रकार का संकुल। तो इस प्रकार से इसमें स्थायित्व को निर्माण के आधार पर देखा जाता है तो कहलाता है गतिक स्थायित्व। तो इसमें जो है दो प्रकार से क्रिया होती है। साम्य अवस्था पढ़े हैं उसी के अनुसार है ये। जैसे कोई एक संकुल बन रहा है तो संकुल का सूत्र क्या है, MLN है। तो ये जो संकुल बनेगा इसमें M केंद्रीय धातु है, L लिगेंड है और N लिगेंड की संख्या है। इसको जब तोड़ेंगे तो ये क्या बनाएगा, MN प्लस NL माइनस L को लिगेंड जुड़ा हुआ है तो M पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आएगा, N प्लस और N लिगेंड माइनस आएगा। जब इसको हम लोग क्या करेंगे, साम्य अवस्था के रूप में देखेंगे तो साम्य अवस्था स्थिरांक को K से दर्शाते हैं। तो K बराबर क्या हो जाएगा, M N प्लस की सांद्रता और N L माइनस की सांद्रता। तो यहाँ पे N नहीं लिखाएगा, N आएगा घात में और यहाँ पे आएगा M L N। तो इसकी सांद्रता क्रियाकारक की प्रोडक्ट की सांद्रता का गुणनफल बटा क्रियाकारक की सांद्रता नीचे में, तो ये हो जाएगा साम्य अवस्था स्थिरांक। तो इस प्रकार से कोई जो है संकुल का निर्माण होगा, कब होगा, मेटल और लिगेंड के मिलने से। तो यहाँ पे ये पहले टूट रहा है, अग्र अभिक्रिया में पश्च अभिक्रिया में ये दोनों मिल करके संकुल बनाएंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पे साम्य अवस्था जैसे K है वैसे यहाँ पे जब N बराबर
उससे पहला लिगेंड जुड़ेगा, L1 जुड़ेगा, तो K का मान क्या हो जाएगा, K1। M से जब दूसरा लिगेंड जुड़ेगा L2 तो K का मान क्या हो जाएगा, K2। इसी प्रकार जब M से छठवां लिगेंड जुड़ेगा, माने कि M से जब छठवां लिगेंड यहाँ से जुड़ेगा तो K का मान क्या हो जाएगा, K6। लेकिन जब M से N लिगेंड यहाँ पे जुड़ेगा तो K का मान क्या हो जाएगा, Kn हो जाएगा। तो इस प्रकार से K का मान क्या होता है, पहला, दूसरा, तीसरा भी हो सकता है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, स्टेप वाइज रिएक्शन, या फिर एक एक करके जुड़ना। जैसे कि एक लिगेंड जुड़ा तो K1, दूसरा लिगेंड जुड़ा तो K2, तीसरा जुड़ेगा तो K3, इस प्रकार से इसमें रहता है। तो यहाँ पे K1, K2, K3 निकाला जाता है। तो जो K है वह साम्य अवस्था स्थिरांक को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से एक और लिगेंड, एक और अभिक्रिया देखते हैं जिसमें क्या होगा, एक केंद्रीय धातु रहेगा और जितना लिगेंड जुड़ना है एक एक करके नहीं जुड़ेंगे, डायरेक्ट एक साथ आकर के जुड़ जाते हैं। जैसे N है प्लस NL और यह बनाएगा MLN। जैसे उसमें एक लिगेंड पहले जुड़ा तो K1 हुआ, दूसरा तो K2 हुआ, लेकिन इसमें क्या होगा, जो मेटल है, केंद्रीय धातु है, उसके साथ जितना ठो लिगेंड जुड़ना है एक ही साथ आएगा और सब का सब जुड़ जाएगा और यौगिक बन जाएगा। तो इस प्रकार से जब बनता है तो यहाँ पे जो साम्य अवस्था स्थिरांक लगाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, निर्माण स्थिरांक कहा जाता है, और उसको बीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो जो बीटा का मान है N लिगेंड के लिए है तो यहाँ पे बीटा N हो जाएगा। तो इस प्रकार जो बीटा है उसको निर्माण स्थिरांक कहा जाता है। और किसी भी यौगिक के लिए जो बीटा N का मतलब है L N लिगेंड का एक साथ जुड़ना। जब N बराबर 6 रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, M प्लस 6 ठो L, और इधर क्या हो जाएगा ML6। तब बीटा का मान क्या हो जाएगा, बीटा 6 ये होगा। तो ये निर्माण स्थिरांक है और जो K देखे थे ये साम्य अवस्था स्थिरांक। तो इन दोनों में जो संबंध है उसको पूछा जाता है परीक्षा में। यहाँ पे किसी भी अभिक्रिया का पूर्ण अभिक्रिया के लिए क्या होता है, बीटा N बराबर K1 इंटू K2 इंटू K3 और ये होता Kn। जो बीटा N का मतलब है निर्माण स्थिरांक और K का मतलब है साम्य अवस्था स्थिरांक। तो इन दोनों में जब संबंध देखेंगे तो बीटा N बराबर होता है K1 इंटू K2 इंटू K3 और ये N है तो Kn तक जाना है, लास्ट में क्या आना चाहिए, Kn, उसके बाद ये स्टॉप यहाँ पे। अगर बीटा 2 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, K1 इंटू K2। बीटा 2 बराबर क्या होगा, K1 इंटू K2, और बीटा 3 है अगर तो क्या हो जाएगा, K1 इंटू K2 इंटू K3। तो ये हो गया दोनों में संबंध। तो यहाँ पे जो K1, K2 और K3 है उसको स्टेप वाइज या हिंदी में बोलेंगे तो क्रमिक भी बोलते हैं, क्योंकि क्रम से एक एक करके लिगेंड उसमें जुड़ता है। पहला लिगेंड K1 के लिए, दूसरा लिगेंड K2 के लिए, तो उसको क्रमिक स्थायित्व स्थिरांक कहा जाता है। और जो बीटा N है उसमें क्या होता है, 6 ठो लिगेंड जुड़ रहा है तो डायरेक्ट इकट्ठा 6 ठो लिगेंड उसमें आकर के जुड़ेगा, तो उसको बोलते हैं पूर्ण स्थायित्व स्थिरांक या फिर संपूर्ण या पूर्ण निर्माण स्थिरांक कहा जाता है। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है उपसंयोजी यौगिक वाला। इसमें से अगर कुछ भी पूछना होगा तो आप लोग पूछ सकते हो। उसके बाद जब अगली बार पढ़ेंगे तो
चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे जिसमें है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। अभी के लिए बस यहीं तक। इस चैप्टर का पूरा पढ़ करके कंप्लीट करना है। असाइनमेंट भी यहीं तक आया हुआ है, उसको बनाना है। उसके बाद अगली क्लास में देखेंगे चैप्टर 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। अभी के लिए बस यहीं तक।